आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, कैंट से लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राम लखन जी, विधानसभा के संयोजक श्री अभिषेक मिश्र जी, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित काशी के सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं काशी की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है और मैं सुबह 7 बजे से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। काशी में आया था, मैं यही सोच रहा था कि शिक्षक दिवस पे किसी कार्यक्रम में मैं भागीदार नहीं बन पाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री सौरभ श्रीवास्तव जी और आयोजकों को कि उन्होंने यहाँ पर 11 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है, उनका आज यहाँ पर सम्मान किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शिक्षक दिवस को हम लोग देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक विद्वान सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृति में उनके जयंती के अवसर पर मनाते हैं। और काशी की धरती से तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संबंध रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक यशस्वी कुलपति के रूप में उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके योगदान को एक अविस्मरणीय क्षणों के रूप में यह विश्वविद्यालय परिवार मानता है। ऐसे मनीषी की जयंती के अवसर पर विद्वत समाज के साथ संवाद और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वानों का अभिनंदन का कार्यक्रम हो, ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं आयोजकों को भी, इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, काशी प्राचीन काल से ही सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। देश और दुनिया के हर व्यक्ति के मन में काशी को देखने, काशी के बारे में जानने और काशी के बारे में बहुत सारी उत्सुकता सदैव बनी रही है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने काशी के विद्वत और उस सूक्ष्म रूप को देखा है, वे उसके भौतिक स्वरूप पे चर्चा नहीं करते थे, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ काशी आते थे। लेकिन जिन्हें बाहरी भौतिक स्वरूप भी देखने की आदत होती है और अपने स्थूल दृष्टि से ही देखने की आदत होती है, तो वे लोग काशी को देख करके कभी कभी उनके मन में कुछ दूसरे ही भाव पैदा होते थे। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से प्रतिनिधि होने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद, काशी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन
आत्मा के साथ देश और दुनिया के लिए एक नई नजीर बनती जा रही है। आज काशी पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर हम सबको पहले से गौरव था, लेकिन भौतिक विकास के जिस एक नए स्वरूप में काशी आगे बढ़ रही है, यह आप सबकी मनसा के अनुरूप, आपकी भावनाओं के अनुरूप, यहां की जनता जनार्दन की आशा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी आज उस दिशा में न केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेशवासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। इसमें हमें भी राज्य की ओर से कुछ करने का योगदान प्राप्त होता है। इसको हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना ये हर एक व्यक्ति के लिए मुझे लगता है सौभाग्य की बात होनी चाहिए। और मुझे, मेरे सभी सहयोगियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें काशी में विकास और उसे नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ नजदीक से जुड़ने, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहां के उदाहरण को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज हर व्यक्ति कह सकता है काशी विकास की जिन योजनाओं को लेकर के चलता है वह काशी के साथ ही अन्य उन सभी स्थलों पर भी बराबर लागू होता है। स्वाभाविक रूप से सरकारें देश के अंदर 1947 से चली आ रही हैं और सरकारें आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन सरकार का विकास का जो विजन है वो क्या है, सरकार का एजेंडा क्या है, ये चीजें तय नहीं हो पाती थी। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी। जो आया है वो जाएगा भी, और काशी तो इसको बहुत नजदीक से महसूस भी करता है। काशी ने इसे आत्मसात भी किया है। एक प्रकरण आया था एक मामले में, माननीय न्यायालय में गया मामला। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। मैंने कहा इनको काशी में ले जाकर दिखा दो, ये काशी जाकर के देख लें कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई कैसे होनी है, काशी इनको बता देगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है। तो काशी एक नया उदाहरण हर क्षेत्र में प्रस्तुत करती है, जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक की। उस अंतिम यात्रा की साक्षी काशी सदैव बनी रही है हर एक क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से विकास के क्षेत्र में जो नए प्रतिमान काशी ने स्थापित किए हैं, उन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्य को प्रस्तुत किया है। याद करिए, जब हमें प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करना था, कुंभ के प्रयागराज कुंभ ने हजारों वर्षों की सनातन हिंदू धर्म की इस परंपरा को ठीक पूर्व हम लोगों ने काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। दुनिया के 76 देशों के प्रतिनिधि उसमें भागीदार बने थे। और फिर प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफल होगा तो हम लोग ये मानते थे कि प्रयागराज का कुंभ भी सफल होगा। और आपने देखा होगा कि काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, हर व्यक्ति अभिभूत था काशी को देख करके। दुनिया के अंदर से जहां जहां से लोग आए थे, क्योंकि जितने भी प्रवासी भारतीय थे सभी कोई 100 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 150 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 200 वर्ष पहले भारत छोड़ चुके थे। उनकी इच्छा तो होती थी भारत आने की। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पूर्वज काशी और उसके आसपास के क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ही गए थे, लेकिन समय के अनुरूप कालखंड बीतता गया, युग बीतते गए, वे वापस अपनी धरती के साथ संवाद नहीं बना पाए। प्रवासी भारतीय दिवस ने आयोजन काशी में करने का अवसर दिया। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने
मुझे कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम क्या काशी में हो सकता है? तो मैंने कहा एकदम हो सकता है, काशी में होगा। जब विदेश मंत्रालय के साथ उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में गया, विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कहा साहब काशी में कैसे हो पाएगा जी, वहां होटल नहीं है। मैंने कहा धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। कहा अरे विदेशी अतिथि आएंगे धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? हमने यहां टेंट सिटी बसाई उनके लिए, और फिर होटल और टेंट सिटी की जब बात होने लग गई, मैं देख रहा था जिन लोगों को होटल में हम लोगों ने रूम उपलब्ध करवाए थे, वे भी भाग भाग करके टेंट सिटी में जाते थे ठहरने के लिए। मैंने कहा यह है काशी। और अब तक का सबसे शानदार आयोजन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस का, यह 15वां संस्करण था जो काशी में आयोजित हुआ था। इससे पहले जो भी आयोजन होते थे दिल्ली में, बेंगलुरु में या किसी राज्य की राजधानी में आयोजित होते थे। उससे बाहर जाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। जहां 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, अत्याधुनिक सुविधा हो। काशी में हर व्यक्ति सशंकित था, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां गंगा की कृपा से जो भव्य आयोजन काशी का हुआ वह अविस्मरणीय बन गया। जो काशी में हो आया वह प्रयागराज कुंभ में भी गया, और प्रयागराज कुंभ अपनी सफलता की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दिया। शासन की मंशा क्या है, ये उसकी नीति से पता लग जाता है। आगे के भावी योजनाओं के बारे में अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है। और काशी के आयोजन, काशी के कार्यक्रमों के साथ ही जो कार्यक्रम आगे बढ़ते गए, ये प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो या फिर प्रयागराज कुंभ, ये हमारे लिए केवल आयोजन मात्र नहीं थे। प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है, यहां शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है, उससे कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। और इतनी खराब धारणा थी कि यहां का कोई नौजवान अगर कहीं बाहर जाता था, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया, और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों की है। ये एक दिन में नहीं पैदा हुआ, इसको बनाने में समय लगा, परिश्रम करना पड़ा। इसके लिए आप जैसे मनुष्यों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। किसी ने लेखनी के माध्यम से, किसी ने अपनी कृतियों के माध्यम से, किसी ने अपने मंचन के माध्यम से, किसी ने किसी न किसी माध्यम से जो दुनिया की धारणा को उत्तर प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई, लोगों ने उसको मानना प्रारंभ किया। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे, किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई शांतिपूर्ण पर्व और त्योहार मनाया भी जा रहा है तो पद्री भी उसमें जबरदस्ती घुस करके उसे व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते थे। आज तो ऐसा नहीं है।
आज तो एक व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे। ये जो व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये किसी एक सरकार का नहीं, यह आप सबके सामूहिकता का परिणाम है, सबके सामूहिक योगदान का परिणाम है। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में जब काम करना प्रारंभ किया, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने फील्ड में योगदान दिया। एक विद्वान अपने फील्ड में काम कर रहा है, उसने वहां अपने कार्य को एक लक्ष्य तक पहुंचाया, उसके परिणाम उपलब्ध कराए। एक सरकारी कर्मचारी अपने फील्ड में काम किया, एक मीडिया से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि मीडिया के फील्ड में अच्छी और सकारात्मक रिपोर्टिंग किया। एक मजदूर अपना कार्य पूरी तन्मयता के साथ कर रहा है। हर फील्ड का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब काम किया है, उसके परिणाम सामने आए हैं। और आज इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उन सभी धारणाओं को निर्मूल साबित किया है जो उत्तर प्रदेश के बारे में लगाई जाती थी, उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, आज वे एक एक करके निर्मूल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही उत्तर प्रदेश जैसे आजादी के बाद देश के सबसे समृद्धशाली प्रदेश के रूप में अग्रसर होना चाहिए था, पिछड़ता गया। 1947 के आसपास उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के समकक्ष थी। 2016 तक आते आते उसकी 1/3 हो गई और आज फिर से इसने जो छलांग लगानी प्रारंभ की है, मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होती हुई दिखाई देगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब व्यवसाय की सुगमता की बात आती थी, हम लोग सरकार 2017 में बनाए, हम लोगों की मंशा थी प्रदेश में सरकारी नौकरी के साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं विकसित होनी चाहिए। क्या हो सकता है, हमने पॉलिसीज बनानी शुरू की, अलग अलग सेक्टर की पॉलिसी बनाई। हम निवेशक के पास जाते थे और कहता था साहब आपके यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में माहौल नहीं है। हमने प्रयास छोड़ा नहीं, हम लगातार कार्य करते रहे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 3-4 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किए, 14वें नंबर की अपनी रैंकिंग को ला करके दूसरे नंबर पर ला करके हम लोगों ने खड़ा किया देश के अंदर। आज दुनिया का निवेश कोरोना कालखंड में भी, जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, पहले चरण में आपने देखा होगा जब पहली लहर आई थी, इतनी खतरनाक नहीं थी। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा, भारत सरकार हर प्रकार का संसाधन भी उपलब्ध कराती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने एक नई चुनौती आती थी। चुनौती भी किस रूप में? पहले लॉकडाउन जैसे प्रारंभ हुआ तो अभिभावकों के फोन मेरे पास आने लग गए कि हमारे बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, कैसे लेके आएंगे। मैंने कहा लॉकडाउन हो गया, वे सुरक्षित होंगे कहां? नहीं, किसी भी स्थिति में हमारे घर पहुंचा दो। हम लोगों ने राजस्थान सरकार से बातचीत की, उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया, कहा हम वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे। मैंने कहा हमारी बसेज को वहां जाने दो, उन्होंने कहा सोच के बताएंगे। फिर हमने अपनी बसेस तैयार की, उन सब के साथ पुलिस के जवान भेजे और उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को जो कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, हम लोग उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किए। प्रयागराज में 15,000 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अब कोटा के बाद इनका नंबर आया, इनको घरों तक पहुंचाना है, हमने वह भी किया। और उसी दौरान कुछ राज्यों ने अपने यहां जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया था, बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे और उत्तर प्रदेश उससे सर्वाधिक जूझने वाला राज्य था। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया।
इन सभी को हम लोगों ने भारतीय रेल की मदद से और साथ साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश अपने 40 लाख लोगों को तो पहुंचाया ही, पड़ोस के भी राज्यों के नागरिकों को 21 दिन का क्वारंटाइन उस समय था, 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रखना, उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना और फिर उन्हें उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना। इस दायित्व को भी उत्तर प्रदेश ने उस दौरान निभाया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ, सामान्य गतिविधियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, तो स्वाभाविक रूप से कोरोना भी आता है। कोरोना आ रहा है तो फिर हमें उसके लिए उपाय भी करने होते थे। हम लोगों ने इस दौरान हम चुपचाप नहीं बैठे थे, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाते गए। जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी। आज हमारे पास 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। आज हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स मौजूद हैं। उस दौरान जो लोग उत्तर प्रदेश में वापस अपने गृह राज्य में आए, उन लोगों की स्किल मैपिंग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य था और फिर उनको किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ने की कार्रवाई। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में नया निवेश भी आए और हमारी रुचि थी। भारत सरकार ने भी एक लक्ष्य दिया था, क्या हम चीन से कोई निवेश ला सकते थे? हम लोगों ने कहा क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा। और चीन का पहला निवेश 5,000 करोड़ रुपए का हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आए थे। वो था डिस्प्ले यूनिट। देश के अंदर पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है और वह उसने उत्पादन भी कार्य अपना प्रारंभ कर दिया है। ये चीन से आया था। इसके बाद लगभग 66,000 करोड़ रुपए का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में कराए हैं। लेकिन इसी दौरान द्वितीय लहर भी आई। ऑक्सीजन की किल्लत इस दौरान देखने को मिली। पीएम केयर से, भारत सरकार के सहयोग से, तमाम दानदाताओं के सहयोग से राज्य सरकार इस समय 555 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगा रही है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने के प्रयास, यह भी इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित किए। यह लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। डिमांड और सप्लाई का, मार्केट का नियम है, तो जनता जनार्दन के साथ भी इसी प्रकार के, अगर जनता की मांग है, यह कार्य होना है, तो सरकार भी उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के उसके अनुरूप योजनाएं बनाती हैं, उसको फिर लागू करती हैं। और कोरोना कालखंड में हम लोगों ने इन सब बातों को यहां पर देखा है, बहुत नजदीक से महसूस भी किया है। भाइयों बहनों, आप सब काशी में रहते हैं। भौतिक विकास देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी आप सब देख रहे होंगे और ये तो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये निरंतर चलना भी चाहिए। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलनी भी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद आपने देखा होगा, एक ट्रेन देश के अंदर चलाने का प्रयास हुआ था कि जो भारतीय है, जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, उसको हतोत्साहित करो और जो भारतीयता के मार्ग में बाधक बने, उसकी प्रगति में बाधक बने, उसे हे दृष्टि से देखें, उसे प्रोत्साहित करो। और यही होता रहा। आजादी के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें आई। उन सरकारों में मुझे लगता है काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लोग, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा हो और एक विशेष आयोजन उस देश से वहां पर कर रहा हो, आते नहीं थे। दर्शन करने भी आते, चोरी छुपे आकर के भले ही निकल गए, लेकिन एक विशिष्ट आयोजन के साथ वहां पर आए, नहीं जाते थे। अयोध्या तो खैर उनके देश से बहुत दूर था, मथुरा नहीं आते थे। यानी ये सभी जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में जिनकी पहचान है, वहां पर आने में लोग संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था
ये इनकी पहचान के मामले में आड़े आ रहे हैं, नहीं जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा अब एक होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने एक एजेंडा इस रूप में प्रस्तुत किया, दुनिया के अंदर अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई उन पहचान को एक नए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का जो तरीका है, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर उपलब्ध करा करके योग को विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि हो, या फिर कुंभ को दुनिया की एक अद्भुत सांस्कृतिक आध्यात्मिक घटना के रूप में प्रस्तुत करने का हो। ये सभी आयोजन अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन साथ साथ तो 5 सदी से जिस कार्य के लिए हिंदू समाज जूझता रहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन उन्हें सम्मान दे रहा है। सर्वसम्मति से समस्या का समाधान होने के बाद इस कार्य का शुभारंभ हो, एक प्रश्न बना हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करके देश और दुनिया के सामने इस बात को बताया कि हमारी आस्था के प्रतीक सदैव हमारे लिए इसी आस्था के और नमन के केंद्र बिंदु होंगे जो हर भारतीय के लिए होने चाहिए। और अयोध्या में आकर के उन्होंने उस कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज अपने जिस एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है, आप देखना इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरे होने पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने पर काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगा। काशी वर्षों से जिस बात के लिए एक तड़प थी, तड़पन थी, मुझे याद है मैं एक ऑडियो सुन रहा था, यही काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे, और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था, ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मक्खी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी। गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी, गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके, यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया। और आज काशी विश्वनाथ धाम जिस रूप में आगे आ रहा है, आज काशी के अंदर जिस प्रकार के विकास के कार्य चल रहे हैं, नित्य नए प्रयोग काशी को एक नई काशी के रूप में प्रस्तुत करने का है, आप सबके सामने है। और जो काशी में प्रयोग होते हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, यही प्रदेश के अंदर अन्य स्थलों पर भी लागू होते हैं। आज आप जाइए, कभी मां विंध्यवासिनी धाम में जाने का अवसर प्राप्त हो, एक बार जाकर के देखिए, वहां पर भी काशी विश्वनाथ धाम में जिस प्रकार की परियोजना यहां पे लागू हुई है, यही परियोजना मां विंध्यवासिनी धाम पर भी उसी तत्परता के साथ और उसी ईमानदारी के साथ, उसी आस्था का सम्मान करते हुए मां विंध्यवासिनी धाम में भी लागू की गई है।
अयोध्या में भी इसी प्रकार की कार्य योजना लागू की गई है। ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में भी इस प्रकार की कार्य योजना लागू की गई है। यानी हर एक क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस विजन के पीछे काशी है, उस विजन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसी को हम लागू करके काशी के माध्यम से आज जो चीजें प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं, देश भी और दुनिया भी उसको हाथों हाथ लेती है। पहले तो अयोध्या जाने में लोग घबराते थे। मुझे याद है जब दीपावली के पहले मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा कि दीपावली के दिन आप कहां रहेंगे। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा नहीं, हम सभी प्रशासनिक अधिकारी आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा भी दीपावली के दिन तो मेरा कुछ जनजातीय छात्रों के बीच में और उन समाज के बीच में कार्यक्रम होता है, मैं पिछले 15 वर्षों से उनके बीच में जाता हूं। तो उन्होंने कहा हम लोग आना चाहेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा दीपावली के दिन मैं उनके बीच में रहूंगा, एक दिन पहले मैं मालूम करूं कि अयोध्या में क्या होता है। तो मैंने एक टीम अयोध्या भेजी। मैंने कहा अयोध्या में कोई विशिष्ट आयोजन दीपावली के अवसर पर? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा वहां कैसे कार्यक्रम हो सकता है, इसकी कोई कार्य योजना बनाई गई? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा क्या बन सकती है? कहा अरे साहब बहुत बवाल हो जाएगा। मैंने कहा ये बवाल केवल अयोध्या और मथुरा काशी के लिए क्यों होता है? और ये बवाल क्यों वो बोल रहे हैं आप? क्या अपना पर्व और त्योहार मनाना बवाल का कारण बनता है क्या? तो मैंने एक टीम भेजी। मैंने कहा आप जाइए, वहां के पूज्य संतों से बातचीत करिए और बोलिए क्या दीपावली का आप कार्यक्रम भव्यता के साथ अयोध्या में हो सकता है। वो टीम आई, उन्होंने कहा संत तो तैयार हैं लेकिन मीडिया इसको बहुत नेगेटिव लेगी। मैंने कहा देखो हमें अपने राह पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है इसकी बहुत चिंता मत करिए। हम जाएंगे तो भी जिसको विरोध करना हो विरोध करेंगे, जिसको समर्थन करना होगा वो हमारे इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लेंगे। और मैंने कहा सफलतम आयोजन होगा ये। लोगों ने कहा क्या कार्यक्रम सकता? मैंने कहा मिट्टी के दिया जलाएंगे, वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। कहा कितना? मैंने कहा कितने दीपक वहां मिल सकते हैं? लोगों का 2000 4000 हर का नहीं, कम से कम 51,000 से शुरू करिए। अब 51,000 मिट्टी के दीपक नहीं मिल रहे थे हम लोगों को। अनुमान करिए पूरे प्रदेश से जुटाए गए। और आज मैं अयोध्या में कहूं कि दीपोत्सव का आयोजन होना है इस वर्ष के लिए, अभी से नीलकंठ जी से मेरी अभी परसों एक दिन चर्चा हो रही थी, 7.5 लाख दीपक अभी से बनकर के तैयार हो चुके हैं। आप सोचिए ये केवल दिया नहीं है, ये रोजगार भी है। आप सोचिए प्रजापति समुदाय के कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक दिन मुझे बताने लग गए कि हमारा एक बूथ अध्यक्ष लखनऊ में, मैं 2 वर्ष पहले उसके घर में गया था, 2018 के पहले, तो उसकी परिवार की स्थिति बहुत, माली हालत बहुत खराब थी। वो लगभग 200 परिवार एक ही खानदान से निकले हैं। और कहा कि इस बार में गया, वहां खुशहाली थी। मैंने उनसे पूछा भाई क्या मामला है? उसने कहा साहब देखिए सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे हमें मिलता है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब देखिए प्रदेश में प्लास्टिक पे बैन लगा तो मिट्टी के बर्तनों की मांग हुई। प्रजापति समुदाय और कुम्हार जो थे ये सभी मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के लिए तरसते थे। तो राज्य सरकार ने एक नीति बनाई कि अप्रैल से जून तक हम सभी गांवों के तालाब फ्री में इनको देंगे मिट्टी निकालने के लिए। 2 काम होते थे, हमारे लिए जल संरक्षण के लिए तालाब मिल जाते थे और उनको फ्री में मिट्टी मिल जाती थी। यानी हमारा काम भी फ्री, उनका काम भी फ्री, दोनों को मुफ्त में काम हो रहा है। वही भी खुश, हम भी खुश कि हमारा पैसा नहीं लग रहा, वे खुश इसलिए कि हमें मिट्टी का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। दूसरा, मैंने उनके साथ बैठ करके एक चर्चा की। मैंने कहा आप लोग मैनुअली जो हाथ से चाक चलता है इससे कितने बर्तन बनाते हैं?
उन्होंने कहा 70 से 75। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक चाक या सोलर चाक आपको देंगे तो आप इससे 4 गुना बर्तन बना सकते हैं। उन्होंने कहा हां बन सकता है, इसकी ट्रेनिंग आप दिलवा दीजिए। मैंने कहा हम ट्रेनिंग भी देंगे, आपको इलेक्ट्रिक या सोलर चाक भी देंगे, लेकिन शर्त एक कि बर्तन के दाम कम करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्री में मिट्टी दे रहे हैं। सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक भी फ्री में देंगे, ट्रेनिंग फ्री में देंगे, और जो काम आप जितने समय में 75 बर्तन बनाते थे उतने समय में आपके 300 से 350 बर्तन बनेंगे। तो दाम उसी प्रकार से जितनी तेजी के साथ ये बढ़ेगा उतनी तेजी के साथ दाम भी कम होना चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे मिट्टी के बर्तन जो पहले थर्माकोल या प्लास्टिक के गिलास आते थे उसी के समकक्ष बिक रहे हैं, तो लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं, पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो उसने मुझे बताया कि वहां पे लखनऊ में वो सभी 200 परिवार इस बात के लिए खुशहाल हैं कि आज उनके पास मिट्टी के बर्तन के, वहां पर तमाम प्रकार के कुल्हड़ के, दीपक के और मिट्टी के गौरी गणेश के, आपने देखा होगा विगत वर्ष कोरोना के कारण पहले गौरी गणेश भी चीन यहां भेजता था, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी चीन से आने लग गई थी, और कितना विकृत मूर्ति बना के भेजते थे। यानी मूर्ति भी अपनी दुर्दर्शनीय हो वो मूर्ति होती है, लेकिन वो कैसे बनाता, गणेश जी को ऐसे बना देता था, उटपटांग बनाते थे, लेकिन लोग अपने घर में पूजा करने के लिए ले जाते थे। आपने पिछले वर्ष देखे होंगी मूर्तियां जो आई थी, यहीं के कुम्हारों ने, यहीं के प्रजापति समुदाय की माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों ने बनाई, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां, और सस्ते में मार्केट में मिली, और सभी यहीं से, क्योंकि हम लोगों ने कहा चीन से तो कुछ मंगाना ही नहीं है, सब यहीं से आएंगी, और उन लोगों ने सस्ते में मूर्तियां बनाई। मैं जब अयोध्या जा रहा था दीपोत्सव, दीपावली के एक दिन पहले, तो इससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों का। तो एक कुम्हार मेरे पास आया मिलने के लिए, उसने समय मांगा, तो मेरे लिए एक बड़ा दीप स्टैंड लेके आया था। तो मैंने कहा भैया क्यों लेके आ गए मेरे लिए, क्योंकि मैं तो दीपावली के दिन यहां रहूंगा नहीं, मैं तो अयोध्या जा रहा हूं, फिर मुझे एक जगह बनवासी समाज के कार्यक्रम में जाना है। लेकिन ये बताओ क्या कुछ आपको प्रॉफिट हुआ भी? उसने कहा साहब मुझे अब तक 3 दिन में मैं 4 लाख की नेट प्रॉफिट कमा चुका हूं। मैंने कहा इतना प्रॉफिट कभी कमाया? कहा साहब साल भर में नहीं मिलता था, अब हमें इतना प्रॉफिट मिल जा रहा है, और ये जिस तेजी के साथ मार्केट की डिमांड हुई है इसको देखते हुए इसमें और तेजी आएगी। मैंने कहा ये जो स्टैंड आप लेके आए हैं इसकी कीमत क्या है? उसने कहा साहब मैं 2 लेके आया था, एक तो 25,000 में बिक चुका है और एक मैं आपको देने के लिए आया। मैं कहा क्यों 25,000 खराब कर रहे हैं, आप इसको भी ले जाइए और फिर बेचिए, और उस पैसे को फिर किसी और को रोजगार के साथ जोड़ देंगे तो मुझे इसी में प्रसन्नता होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के इस विजन के साथ जुड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं। आप में से हर व्यक्ति लोगों को एक नई दृष्टि दे सकता है जीवन के हर एक क्षेत्र में। जैसे आज शिक्षक दिवस है, हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितनी भी विभूतियां हैं, ये बेसिक शिक्षा में होंगे, माध्यमिक में होंगे, उच्च में होंगे, टेक्निकल में होंगे, मेडिकल एजुकेशन के साथ जुड़े होंगे, वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़े होंगे। वास्तव में इनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज था। मार्च 2020 में हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए थे। बीच में 2-3 महीने 2021 में हम लोगों ने खोलने का प्रयास तो किया, लेकिन फिर एक चैलेंज होता था। इस बार हम लोगों ने फिर से जैसे स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, फिर से बात सामने आ रही कि थर्ड लहर आ सकती, थर्ड लहर आ सकती है। एक चैलेंज, कैसे हम उन सभी बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं, और इस चैलेंज के बीच से रास्ता निकालना है, इस चुनौती के बीच से रास्ता निकालना होगा। लोगों को राह दिखानी पड़ेगी। तकनीक का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि एक वो समाज जो हर प्रकार से सुविधा संपन्न है, वहां पे उनके पास टैबलेट होंगे, उनके पास अपने लैपटॉप भी होगा, उनके पास अच्छे स्मार्टफोन भी होंगे, उनके पास डिजिटल एक्सेस भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बड़ा तबका हमारे यहां तो ऐसा भी है जिसके पास डिजिटल एक्सेस की बात तो बहुत दूर है, जिसके पास घर में टेलीविजन नहीं है, जिसके पास कोई टैबलेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। उन लोगों तक कैसे हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें? और एक लंबे समय तक स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं हो सकते। मैं कल और 3-4 दिन से बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। मैं एक गांव में, बाढ़ प्रभावित गांव में गया। एक लड़का मुझे मिला, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा स्कूल पढ़ते हो? उसने कहा हां। मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा जब मैं स्कूल छोड़ा था तब मैं 4थी क्लास में था। तो मैंने कहा कितने दिन हो गए स्कूल गए हुए? कहा देखिए इस समय तो बाढ़ आई है, इससे पहले कोरोना आया था और मैं स्कूल नहीं जा पाया हूं। आप सोचिए, उस बच्चे का संवाद स्कूल से टूट सा गया है। उसने कहा 4थी क्लास में मैं पढ़ता था, स्कूल नहीं जा पा रहा हूं। यह एक भाव है उन बच्चों के जिनके मन में पढ़ने की एक तमन्ना तो है, लेकिन कैसे हम उसके लिए सहज और सरल बना सकेंगे कि वह तकनीक का भी उपयोग उसके लिए आसान हो सके। इस दिशा में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर एक फील्ड में, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा, या हर एक फील्ड से जुड़े हुए उन लोगों को इसके बीच का एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। और तकनीकी विश्वविद्यालयों की जब इस बार परीक्षा हो रही थी तो मामला आया कि इनको भी प्रमोट कर दिया जाए। मैंने कहा भी नहीं, ये प्रमोट नहीं होंगे, हम बेसिक, माध्यमिक, उच्च और इन सब में मान सकते हैं, लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय में हर एक छात्र को टैबलेट उपलब्ध कराओ, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराओ, नहीं है तो उसके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराओ, लेकिन इनकी परीक्षा होनी चाहिए। आप इनके क्वेश्चन जो पेपर है इसको 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर लो, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। और इनकी सबकी ऑनलाइन एग्जाम हुई है। लेकिन शेष अन्य क्षेत्रों में हमें कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या इसके बारे में हम गांव-गांव जाकर के, पहले बच्चे स्कूल आते थे, क्या अब यह संभव है कि हमारा शिक्षक अलग अलग समय में अलग अलग गांव में जाकर के अलग अलग सामुदायिक क्लासेज वहां पे लेकर के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें? एक नया कॉन्सेप्ट होगा ओपन स्कूल के रूप में। ओपन स्कूल अभी तक तो ये होता था कि कैंपस उसके खुल जाते थे, लेकिन अब गांव-गांव में जाकर के कोई विद्यालय पेड़ के नीचे चल रहा है, कोई पंचायत भवन में चल रहा है, कोई किसी खुले स्थान पर किसी बरगद के पेड़ के नीचे चल रहा है, कोई किसी घाट पर चल रहा है, कोई कहीं पर चल रहा है। 5 बच्चे 10 बच्चे हैं, और ये तो हमारी पुरातन परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है, काशी की तो ये परंपरा ही रही है। गुरु और शिष्य की परंपरा, काशी उसके साथ रसा बसा रहा है। क्या हम इस व्यवस्था को, अगर कोरोना जैसी महामारी लंबे समय तक खींचती है, आगे बढ़ती है, उन स्थितियों में हमारे सामने कुछ तो विकल्प होने चाहिए। इस महामारी के सामने दुनिया पस्त तो ही है। भारत ने तो फिर भी समय से कदम उठाए हैं। उसका परिणाम यह रहा कि प्रधानमंत्री जी की जो हर एक जगह उपलब्धता रही, उसका परिणाम है कि भारत ने तब भी इसको काफी हद तक नियंत्रित करके रखा, मृत्यु दर को न्यूनतम करके रखा। कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने इतनी बड़ी आबादी के बावजूद रखा। लेकिन दुनिया के अंदर अमेरिका जैसे देश बस तो हो गए। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से मौतें भारत से 1.5 गुना ज्यादा है। अनुमान कर सकते हैं कि मृत्यु दर कितनी ज्यादा वहां पर है। जबकि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो भारत से कई अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं अमेरिका के पास हैं, लेकिन कोरोना के सामने सब पस्त हो गए। इसलिए केवल सुविधा बढ़ा देने से नहीं, बल्कि
बेहतर प्रबंधन और फिर उसे लागू करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति, नेक नियति किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी परिणाम, अच्छे परिणाम आने की संभावना हमेशा निर्भर करती है। और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया था। लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस हम सबके सामने हैं और जीवन के हर एक फील्ड में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, अर्थतंत्र का क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें अगर चुनौती नहीं तो फिर सफलता के मार्ग आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी क्षीण होती हुई दिखाई देती है। हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे और मैं काशी के आप सभी विद्वत समाज से ही अपील करूंगा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं के माध्यम से एक स्वच्छ, पारदर्शी सरकार के माध्यम से एक भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो या सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ाए जाने वाले किसी भी कदम को पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का, या राज्य के अंदर कानून व्यवस्था और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, ये आप सबके सामने है। इसे हम और भी अपने स्तर पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और विद्वत समाज हमेशा समाज को एक नई दिशा देता है, समाज को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके एक नई दिशा की ओर अग्रसर कर सकता है। काशी से मिलने वाली ये ऊर्जा न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि प्रदेशवासियों के लिए और अंततः देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के अपने लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे निरंतर आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आपके नेतृत्व में काशी की इस विशिष्ट विरासत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।